उनका मुकदमा पेश करते रहते तो इसका ज़्यादा मौसर नतायज सामने आ सकते थे। लेकिन ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि डायलाग का रास्ता खोला जाए और बलूचिस्तान पर जो पे दर पे हमने जख्म लगाए हैं उन पर मरहम रखी जाए, उनको प्यार किया जाए, उनसे मोहब्बत की जाए, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान से प्यार किया है, पाकिस्तान से मोहब्बत की है और नफरत की लकीर उस वक्त उभरती है जब आप किसी का इस्तेसाल करते हैं, जब किसी को आप दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं तो उसका रद्द अमल यकीनन होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मौजूदा जमहूरी हुकूमत ने इस हवाले से अगरचे उनके जो हकूक़ आगाज़ बलूचिस्तान जो मंसूबा था और सदर आसिफ अली जरदारी ने सबसे पहले माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन बदकिस्मती से उस मंसूबे पर जिस तरह अमल होना चाहिए था और वहाँ की जो सियासी लीडरशिप है उसको जिस तरह अनवाल किया जाना चाहिए था वो नहीं हो सका। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि बात आगे इतनी बिगड़ी नहीं है। अब भी अगर हमारी जो इस्लामाबाद में बैठे इक़्तिदार के ऐवानों में जो इख्तियार रखते हैं वो लोग अपने रवैये तब्दील कर लें और वो माजी से सबक सीखें। देखें कि दुनिया में कभी भी कोई मामला गोली से हल नहीं होता। हमेशा दुनिया के बड़े बड़े मसाइल भी जो हैं वो टेबल पर बातचीत से और दूसरे को एक दूसरे का हक देकर एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करके ही हम आगे चल सकते हैं। और आज बलूचिस्तान पर नजरें जो हैं वो बैनुल-अक़वामी जो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की दुश्मन फोर्सेस हैं, वहाँ बड़ी बेरहमी के साथ और बड़ी तेजी के साथ जो पेनिट्रेशन हो रही है, गैर मुल्की कुव्वतें वहाँ अपना काम कर रही हैं। ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ पाकिस्तान की सियासी जमातों को भरपूर बसीरत का, संजीदगी का मुजाहरा करते हुए आने वाले खतरात का अदराक करना होगा। और जो बलूचिस्तान के नाराज लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो भाई हैं पाकिस्तान के, अगर वो पहाड़ों पर चढ़े हैं तो देखना पड़ेगा कि उनको पहाड़ों पर क्यों चढ़ाया गया। वो अपने घरों को छोड़कर संगलाख पहाड़ों और गारों में क्यों छुप जाते हैं। हमें उन्हें उन गारों से निकाल कर वापस लाना होगा और इसके बगैर मैं समझता हूँ कि बात आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल शमसी साहब, आपने लामा साहब बिल्कुल सही बात की कि गोली से कौन सा मसला हल होता है। आज अगर अमेरिका अफगानिस्तान में मुज़ाकरात करना चाह रहा है, कश्मीर का मसला गोली से ताकत से हल नहीं हो सका, फ़लस्तीन का मसला आज तक ताकत से हल नहीं हो सका, तो वो मुज़ाकरात ही वाहिद ज़रिया है कि जिसके ज़रिए को हमारे भाई हैं वो हमारे साथ रहे हैं, उन लोगों ने अपनी रियासतें ख़त्म की हैं पाकिस्तान एक रद्द अमल है ना जनाब। जी हाँ, पाक क़ायद-ए-आज़म को उन्होंने साथ दिया है, पाकिस्तान के बनने में उनका बहुत बड़ा किरदार है उन लोगों का। और आज अगर वो किसी मसला से हमसे नाराज़ हैं तो हमें उनके मसाइल को हल करके उनको राज़ी करना चाहिए। गोली इसका हल बहरहाल नहीं है। जी रईसानी साहब, इन्होंने गुफ्तगू की कि आपको अपना किरदार वहाँ पर रहते हुए अदा करते रहना चाहिए था, आप क्या फरमाएंगे? देखिए, ये तो इनका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के इशू को बड़े डिटेल में और संजीदगी से लोगों के सामने रखा। हकीकतन जिस नेकनियती से इन्होंने बात की, बलूचिस्तान का हर शख्स ये सोचता होगा कि दूसरे सूबों में भी उनके इश्यूज को बड़े संजीदगी से देखा जाता है और उसी तकलीफ और दर्द के साथ महसूस किया जाता है। अर्ज ये कि इन्होंने ये कहा कि मैं पार्लियामेंट के अंदर रह के मौसर किरदार अदा कर सकता था। यकीनन ये इनका राय है, मैं एहतराम करता हूँ, मगर जब मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे जीत के आया हूँ और उसका वहाँ खड़ा होकर मुखालफत करता और लोग मेरा एक वाज़ेह स्टैंड न देखते तो ये एक मशकूक किरदार होता और आने वाला कल लोगों का जो एतमाद मुझ पे था वो उठ जाता। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पार्लिमानी सियासत में लोग पार्लियामेंट के अंदर दाखिल रह के अपना किरदार अदा करते हैं और मैंने छोड़ा। इसका वजह ये था कि वो बेहोश लोग जिनको एहसास नहीं है कि बलूचिस्तान
किस तरफ निकलता जा रहा है और बलूचिस्तान में कितने जुल्म हो रहे हैं, वहाँ कितनी नाइंसाफियाँ हो रही हैं। तो मेरा इस एहतजाज को महसूस करके शायद वो तवज्जो दे सकें, क्योंकि पार्लियामेंट छोड़ना बड़ा एहतजाज है और मैंने इसलिए छोड़ा। ये मैं बतदरीज यानी सूबाई सदारत छोड़ा मैंने, तमग़े इम्तियाज और उसके बाद और भी मामला इस किस्म से मैं उठाता रहा और सेनेट मैंने छोड़ा उस माइंड सेट को समझाने के लिए जिसका एहसास कभी भी नहीं जागा कि वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए मैंने ये समझा कि लोग ये समझें कि ये शख्स कुछ जाती वजह से एहतजाज करता और पार्लियामेंट के अंदर है, शायद इसको वजारत की ज़रूरत है या कोई और ओहदा और मनसब इसको चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर कुछ नाकिबत अंदेश और मौका पर लालची लोगों ने मुझ पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मैं इसलिए एहतजाज करता हूं कि मुझे वजारत चाहिए। तो मेरे लिए बेहतर था कि ना सेनेट में रहूं पार्लियामेंट में, ना वो वजारत का इल्ज़ाम मुझ पे लगे और मैं क्लियर और प्योर होके अपने सियासी आवाज़ को बुलंद करता रहूं। ये मैं शमशी साहब की तरफ वापस चलूँगा। शमशी साहब, हमारा मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, क्या बलूचिस्तान की इशू को उसकी क्रेडिबिलिटी के एतबार से, उस इशू के सीरियस होने के एतबार से उतनी ही कवरेज देता है जितनी देनी चाहिए या नहीं देता? मैं इस हवाले से अफसोस का इजहार करूंगा कि मैं खुद एक मीडिया का, मैं कलम का मजदूर हूं, लेकिन आज जो मीडिया बहुत फल फूल रहा है और बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से रंग हैं, बहुत से एक ग्लैमर है, लेकिन इस ग्लैमर में जो पाकिस्तान के हकीकी मसाइल हैं, मैं बड़े अफसोस से मुझे दुख होता है कि उनके लिए जगह बहुत कम है और हमारे चैनल्स के एक हिस्से पर जो तजादात हैं उनको ज्यादा उजागर किया जा रहा है। और आज मैं आपको बताता चलूं कि आज 13 मई है और 1978 में जो 1978 13 मई को पाकिस्तान में 4 सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए थे और वो सहाफ़ियों ने वो कोड़े सिर्फ इस मुल्क में शहरी आज़ादियों के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन की बहाली के लिए खाए थे। और उस वक्त इस मुल्क के 60,000 सियासी कारकुनों ने भी कोड़े खाए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस मुल्क के अवाम ने, इस मुल्क के सियासी कारकुनों ने, दानश्वरों ने, सहाफ़ियों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनका अब समर सामने आना चाहिए और वो समर उसी सूरत में वापस आ सकता है कि हम माजी से सबक सीखें और हकीकी मसाइल पे तवज्जो दी जाए, के लिए दर्द हो जाए। मैं समझता हूं कि आज हालात बहुत आगे निकल चुके हैं और हमारे यहाँ जो इक़्तिदार पे जो अशराफिया है उसको भी अब अकल के नखल लेने चाहिए कि वो बंद कमरों में बैठकर, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर आवाम के जख्मों को या उनके दुखों को वो एहसास नहीं कर सकते। उन्हें अपने आवाम के साथ मिलकर आवाम की जो आवाज़ है, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, और ये ख्वाहिश बलूचिस्तान के अवाम हो, पंजाब के जो अवाम हो या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो, चाहे आज़ाद कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हो, उनका मसला जो है वो इस्तिसाल है। वसाइल पर एक मखसूस तबका एक तवील अरसे से काबिज है। वसाइल और अख्तियारात का ये जो कब्जे की हवस है, यही सबसे बड़ा मसला है। लेकिन इस तबके को अब बदतरीन शिकस्त हो रही है और इसको मजीद शिकस्त देने के लिए ज़रूरी है कि सियासी कारकुन, लश्कर रईसानी जैसे कारकुन, वो अवान से निकलने के बजाय अवानों में रहकर उन अनासर को ललकारें। और एक जमहूरी ताकत जो है, अवाम से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। और हम समझते हैं कि इस जमहूरी दौर में चाहे इसमें अवाम को पूरे हकूक नहीं मिले, लेकिन पहली बार ये हुआ है कि तमाम सूबों को उनके आईनी हकूक मिल चुके हैं। और बलूचिस्तान में इस वक्त एक मुंतखब हुकूमत है और ये बड़ा एक अजीब सी बात है कि वहाँ तमाम
जो अरकान असम्बली हैं वो तमाम हुकूमत का हिस्सा है। अपोजिशन है ही नहीं। अगर वहाँ बदअमनी है, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, लोगों के जो दुख है वो उन पर मरहम नहीं रखा जा रहा, तो मैं समझता हूँ कि वो असम्बली जो है, वहाँ के जो मुंतखब अरकान है और वहाँ की जो हुकूमत है वो इसकी बराह रास्त जिम्मेदार है और वो अवाम को, अपनी अवाम को जवाबदेह है। सियासत में, जमहूरियत में हमेशा चाहे कितना भी बड़ा मुश्किल, चाहे कितना भी गुंजलक मसला हो, वो मसला जब सियासतदान बैठते हैं, अपने अवाम का एतमाद हासिल करते हैं, तो वो उस मुल्क को गर्दाब से निकाल ले आते हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम समझते हैं कि आज हालात मजीद किसी ताखीर के ताज़ी नहीं, मजीद किसी मसलतों का शिकार होने की जरूरत नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की ये अव्वलीन जिम्मेदारी है कि जहां जहां भी अपने लोग नाराज हैं, हम अमेरिका से तो बात करने के लिए तैयार हैं, हम भारत के से तो बात करते हैं, हम हर उस मुल्क से बात करने को तैयार हैं जो पाकिस्तान के मफादात का कभी हामी नहीं रहा, लेकिन हमें पहले लोगों से बात करने में दुश्वारी है। पहले अपने घर के हालात ठीक करने होंगे, पहले घर के अपने नाराज जो लोग हैं, नाराज भाई हैं, नाराज बच्चे हैं, नाराज बुजुर्ग हैं, उनको मनाना होगा। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हम समझते हैं कि ये सिर्फ मामले को इस वक्त जो मीडिया के हवाले से बात की, मैं समझता हूँ कि आज एक आजाद मीडिया यकीनन जरूर है, आजाद अदलिया भी शायरा दस्तूर पर मौजूद है, जमहूरियत भी मौजूद है, लेकिन आज इन तमाम आजाद अदारों को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ और गैर जानबदारी के साथ अपना किरदार अदा करने की जरूरत है, ना कि वेस्टर्न इंटरेस्ट के ताबे होते हुए आप हकायक को अवाम से छुपाएं। ये वक्त गुजर चुका, माजी में हमने ये जुर्म किए, हमने अवाम को हकायक से दूर रखा, मशरकी पाकिस्तान डूब रहा था और हमारा मीडिया अवाम को झूठ बोल रहा था। आज झूठ और जबर को हमने खत्म करना है और ये अवाम की ताकत से, सच्ची सियासत से और सच्ची कमिटमेंट के साथ ही मुमकिन होगा। और आज 13 मई हमें याद दिलाता है कि अगर इस मुल्क के दानश्वर सहाफी इन हकूक के लिए अपने जिस्मों पर कोड़े खा सकते हैं, तो क्या वजह है कि आज भी हम अपने उन ख्वाबों की तकमील नहीं पा रहे। जी शमसी साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सूरत अहवाल आप कहते हैं कि वहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत मौजूद है, उस जमहूरी हुकूमत का कंट्रोल कहाँ है? चीफ जस्टिस कह रहा है कि मेरे पास वीडियो मौजूद है कि FC के लोग बंदे उठा कर लेकर जा रहे हैं और वहाँ का DG जो है वो पेश होने के लिए नहीं तैयार। अदालतें फैसले तो कर रही हैं, लेकिन फैसले जब नाफिज नहीं होंगे तो मामलात किस तरफ जाएंगे? देखिए, यही बुनियादी तजाद है। आप अगर हमारी अदलिया कहती है कि वो ये उस पर बात वहाँ उनके हकायक सामने मौजूद है, तो वो क्यों उन मनसब पर बैठे हैं? आपको उन मनसब से अलग हो जाना चाहिए कि आप ये साबित करें कि ये गलत हो रहा था, उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी भी जो एक इंतकाल की मुंतकिली है, इंतकाल की सिविल हुकूमत को मुंतकिली अभी मरहल में है, अभी वो मुकम्मल मुंतकिली नहीं हुई। अभी वो जो माजी की जो एक ताकत की और उसका जो वो एक हमारे यहाँ एक रवाज बन चुका है, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता टूटेगा। ये एकदम नहीं टूटेगा कि हम रातों रात के, अभी तो ये आपकी नौजायदा जमहूरियत है। ये आहिस्ता आहिस्ता शमसी साहब, ये आहिस्ता आहिस्ता जो इंतकाल इक़्तिदार है, इसे बांग्लादेश तो बन गया, अब ये आहिस्ता आहिस्ता कब मुकम्मल होगा? कितनी और ट्रेजेडी से हमें गुजरना होगा जनाब? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि हमें किसी और ट्रेजेडी का इंतजार करने के बजाय हमें आगे बढ़कर ये सब कुछ रोकना होगा। ये मुल्क हमारा है, किसी की जागीर नहीं है। बिल्कुल सही। जी, हम वापस चलते हैं लश्करी रईसानी साहब की तरफ। रईसानी साहब, आपके सूबे के अंदर इस वक्त एक गवर्नमेंट मौजूद है और इस एतबार से कि आपका एक कबीले का सरबराह भी है और आपका भाई भी है, वो इस गवर्नमेंट को चला रहा है। कितने बाइख्तियार है आपकी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट बलूचिस्तान के अहवाल को डील करने के एतबार से? देखिए, आज ये कि एक तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा समाज
ایک اخلاقی بحران کا شکار ہے. جس طریقے سے تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ سب ایم پی اے صاحبان وزیر ہیں اور ایک وزیر کے پاس آپ حیران ہوں گے وزارت کا قلمدان بھی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ بغیر قلمدان کے وزیر اور جھنڈا لگا. کیونکہ یہ اخلاقی تقاضے ہیں اور روایت قائم کرنے چاہیے تھے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ ایک تعداد اپنے وزیروں کے دیتے حکومت میں اور باقی ایز اے بغیر وزارت کے ایم پی اے قانون سازی میں کام کرتے. مگر یہ ہوا نہیں کیونکہ اخلاقی طور پہ ہمارا سماج زوال اور کنگالیت کی طرف جا رہا ہے. یہ بارہ صوبائی حکومت نے یہ کہا ہے کہ ایف سی اپنا مرضی کرتا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے منمانی کرتے ہیں. اس وقت بھی میرے سامنے 2 دن پرانا ایک اخبار لوکل بلوچستان اخبار پڑا ہوا ہے. وہاں اس میں لکھا ہے کہ پولیس نے چیف جسٹس کو یہ بیان دیا ہے کہ اغوا ایف سی والے کراتے ہیں بچوں کو اور ان کے بعد قتل کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبائی حکومت صرف اور صرف ایک پروونشل حکومت نہیں, ایک لوکل گورنمنٹ حکومت ہے جو تڑے اور سڑک اور فٹ پاتھ اور گٹر بنانے میں مصروف ہے. اخلاقی طور پہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب جہاں ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ صوبائی امور میں ایف سی اور اس قسم کے سیکیورٹی ایجنسیز دخل اندازی کرتے اور ایک بے لگام بے مہار اونٹ کی طرح اپنا کردار ادا کرتے ہیں, تو پھر اخلاق کے تقاضے یہ ہیں کہ ان منتخب نمائندوں کو جن کو عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے ان کا یہ حق بنتا ہے اپنے استعفے دیں اسمبلی میں اور اس سے باہر آئیں کہ جہاں ایک غیر مؤثر منتخب نمائندے یا پھر پارلیمنٹ کے لیے بدنامی کے باعث بنے تاکہ آنے والے کل لوگ پھر پریشان ہوں. اس سے بہتر یہ کہ باہر نکلیں اور ایک روایت قائم کریں تاکہ آنے والے کل اس قسم کے حالات نہ ہوں یا پھر خود وہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ قوتیں اس بات پہ مجبور ہو کہ دخل اندازی نہ کریں صوبائی امور میں. رئیسانی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈائلاگ کا پروسیس کس طریقے سے شروع کیا جا سکتا ہے؟ مثلا پہلا سٹیپ کون سا ہے جو آپ ایک سٹیپ کہیں کہ یہ گورنمنٹ کر دے تو اس کے بعد یہ جو لوگ پہاڑوں پہ موجود ہیں جو ناراض قبائل ہیں وہ ڈائلاگ کی طرف آمادہ ہو جائیں گے؟ جی, پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ریاستی امور میں ایڈمنسٹریشن میں اور جو ہمارے وزارتیں ہیں ان کے اندر ایک ڈسپلن لایا جائے. جو افراتفری کا ایک سما ہے اور لوگوں کے اعتماد ریاست سے اٹھتا جا رہا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز کا کردار ہے یا مشکوک کردار ہے اس کو بہتر بنایا جائے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز کے اندر ہم آہنگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرٹ ڈے ٹو ڈے ایشوز کے معاملات کو بہتر کرے, ایڈمنسٹریشن کو مائکرو مینجمنٹ کریں اور پھر جو چھوٹے موٹے ایشوز پیش آتے رہتے لوگوں کو اس کے لیے بھی ایک لائحہ عمل تیار کریں. جب تک ریاست کا اور عام لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہوا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ آپ ڈائلاگ نہیں کر سکتے, نہ وہ کریں گے کہ جن لوگوں نے ایک تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے یا ان کا خون بہا ہے یا وہ ملک بدر ہیں یا ہجرت کر کے چلے گئے ہیں. اس کے بعد عام لوگوں کا اگر ریاست کے ساتھ اعتماد کا فضا بحال ہوگا تو پھر وہ لوگ جو پہاڑوں پہ چلے گئے ان کو اپنے لوگ مجبور کریں گے, ٹیبل پہ لائیں گے تاکہ ڈائلاگ کا آغاز ہو سکے. جی, شمسی صاحب میں آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گا. کیا بلوچستان کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب کو بگٹی کے قتل کے لیے ان کو گرفتار کیا جائے, عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے؟ دیکھیں, یہ اتنا ایک جینون مطالبہ ہے
اور اس سوال پر آنے سے پہلے میں صرف رئیسانی صاحب کی ایک بات پر باقی ان کی تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے اس بات سے تھوڑی سی ان کی اس خواہش کو معصومانہ قرار دوں گا کہ جو بیوروکریسی ہے جو 64 برسوں سے اختیارات پر قابض ہے وہ اتنی جلدی اپنے اختیارات چھوڑ دے گی، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے سیاسی قوتوں کو مضبوط ہونا پڑے گا اور عوام کو، عام آدمی کو اس گہری سازش سے آگاہ کرنا پڑے گا، اور بیوروکریسی کے جو عزائم ہوتے ہیں کہ عوام کو تابع بنا کر رکھنے کی جو ان کی خصلت عادت بن چکی ہے، اس سے نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کلچر کی بہت ضرورت ہے۔ رہی بات جنرل پرویز مشرف کو کٹہرے میں لانے کی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کا ہی نہیں پورے پاکستان کا کے عوام کی یہ مطالبہ ہے کہ جس نے آئین توڑا، جس نے اس ملک کی پارلیمنٹ اور عوام کی سوچوں کو سلب کیا، اور جس نے سب سے بڑھ کر نواب اکبر بگٹی کو قتل کیا، اس کو انصاف اور قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں شرع دستور پر جو منتخب جمہوری نمائندے تو ہوتے ہیں وہ کٹہرے میں لائے جاتے ہیں، کٹہرے میں پیش ہوتے ہیں، تختہ دار پر چڑھتے ہیں، جلا وطن ہوتے ہیں، تو انہیں عدالت کی سزا پاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آئین توڑتے ہیں اور اس ملک کی قیادتوں کو، عوام کے لیڈروں کو قتل کرتے ہیں، ان کو کٹہرے میں لانے کے لیے ہماری آزاد عدلیہ آج بھی بے بس نظر آتی ہے۔ شمسی صاحب، لیکن اس میں ایک سیاسی حکومتوں کا بھی کردار ہے جناب علی۔ ہمیں اس بات کا بھی جواب نہیں ملتا کہ جس شخصیت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو ٹرائل کرنا چاہیے، بہت سارے معاملات میں قانون توڑا، ججوں کو نظر بند کیا گیا، گھروں میں گرفتار کیا گیا، 2 مرتبہ آئین کو توڑا گیا، نواب بگٹی کا قتل کیا گیا، لیکن انہی سیاسی حکومتوں نے گارڈ آف آنر دے کے انہیں رخصت کیا۔ جناب، آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ان پر غداری کا مقدمہ چلائیں گے؟ بالکل، آپ نے بالکل بجا بات کی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ماضی میں جب بھی ہر بار NRO ہوتے رہے، ہم نے اس ملک میں آئین توڑنے والوں کو ہمیشہ جو ہے کبھی کٹہرے میں نہیں لایا، اور ان کو نظریہ ضرورت کا لبادہ پہنا کر ہمیشہ پتلی گلی سے فرار ہونے کی موقع دیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پرانے حالات بدل چکے ہیں۔ آج پاکستان کے عوام زیادہ باخبر ہیں، وہ اپنے مسائل سے زیادہ آگاہ ہیں، اور آج بھی مسائل کا حل جو ہے وہ بالکل ایک ہی ہے کہ آپ اپنے عوام کو پر اعتماد کریں، اور عوام کا اعتماد جو ہے وہ جمہوری عمل پر اسی وقت بحال ہوگا جب انہیں یقین ہوگا کہ ان کی رائے چوری نہیں ہوتی، ان کا ووٹ چوری نہیں ہوتا، اور جب ان کا اعتماد بحال ہو جائے گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی آئین شکن ریڈ کارپیٹ سے اور پروٹوکول کے ساتھ ملک سے باہر نہیں جا سکے گا۔ شمسی صاحب، آپ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کا ایک اپنا انداز گفتگو بھی ہے، اچھی رائے بھی رکھتے ہیں۔